नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा क्या चल रहा था, मुगल साम्राज्य वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में क्या कराया था, आपको मुगल प्रशासन कराया था, है ना। जो मुगल काल के टाइम पे प्रशासन था, कौन कौन से पद थे, वो हमने वन बाय वन आपको करा दिए थे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब चलते हैं हम मुगल कालीन शिक्षा के बारे में, है ना। मुगल कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से केंद्र होते थे मुगल काल में और कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं किस पे, मुगल कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। मुगल कालीन शिक्षा, चलिए तो मुगल कालीन शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें बात करेंगे केंद्र कौन कौन से थे। सबसे पहले केंद्रों के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो मकतब नाम से था। किस नाम से था? मकतब। अब ये मकतब क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मकतब की बात करें तो ये क्या था, ये मुगल काल में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो कहां पर दी जाती थी, वो मकतब में दी जाती थी, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगल काल में जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र था वो क्या था, मकतब था, है ना। तो यहां लिखेंगे मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र क्या था, मकतब था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे मदरसा के बारे में। मदरसा आप सभी जानते होंगे, मदरसा। तो मदरसा क्या था, तो मदरसा की अगर बात करें तो ये क्या था, उच्च शिक्षा का केंद्र था। ये क्या था, उच्च शिक्षा यहां पर दी जाती थी मुगल काल के समय, ठीक है। और अब इस टाइम पे क्या है, एक इस्लामिक शिक्षा दी जाती है यहाँ पर, जो भी इनके जो होते हैं, है ना। तो क्या है ये, उच्च शिक्षा केंद्र था, ये उच्च शिक्षा का केंद्र, ठीक है। यानी मदरसा क्या होता था मुगल काल के टाइम पे, उच्च शिक्षा केंद्र होता था, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, शोहरत की बात करेंगे ना, शोहरत ए आम की। किसकी बात करेंगे, शोहरत ए आम। अब शोहरत ए आम क्या था, तो ये क्या था, शिक्षा, यहां पे क्या था, जो शिक्षा का केंद्र, जो शिक्षा के केंद्र होते थे उनका निर्माण कार्य इसके द्वारा किया जाता था, है ना। जो शिक्षा के केंद्र होते थे उनका जो निर्माण कार्य होता था वो इसी के अनुसार होता था, है ना। शिक्षा के जो केंद्र होते थे, शिक्षा के केंद्रों का निर्माण कार्य, किसके अंडर होता था, शोहरत ए आम के अंडर ये होता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये क्या था, ये एक विभाग होता था। ये बाबर के समय जो है शुरू हुआ था। ये क्या था, एक विभाग था। और ये किसके टाइम पे प्रारंभ हुआ, बाबर के समय था, ये बाबर के समय, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि किसने क्या क्या निर्माण करवाया, है ना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हुमायूं ने कुछ बनवाया था। क्या बनवाया था हुमायूं ने, हुमायूं की बात करें तो इसने एक पुस्तकालय बनवाया था। क्या बनवाया था इसने, एक पुस्तकालय बनवाया था। इसका नाम क्या था, शेर ए मंडल पुस्तकालय, शेर ए मंडल पुस्तकालय। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया, हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो अकबर ने क्या करवाया था,
देखो अकबर के समय की अगर बात करें तो अकबर के समय पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो मतलब जो कार्यालय के जितने भी काम होते थे वो किसमें किसमें किए जाते थे, फारसी भाषा में किए जाते थे। किसमें? इसके टाइम पे सभी कार्य किसमें होते थे? सभी कार्य फारसी भाषा में होते थे, है ना। किसमें? सभी कार्य फारसी भाषा में होते थे। इसको एक तरह से आप ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हैं ना। जो भी ऑफिस वर्क होते हैं, जो भी कार्यालय में जितने भी काम होते थे वो किस भाषा में होते थे? अकबर के टाइम पर फारसी भाषा में होते थे। ये आप इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए, जैसे अगर इसकी बात करें तो जो अनुवाद का विभाग होता था ना वो इसी के अंदर आता था। ये जो फारसी की भाषा है तो इसने क्या बनवाया? एक अनुवाद विभाग बनवाया। यानी जैसे मान लो कोई कृति है यानी कोई पुस्तक है उसका हमें अनुवाद करना है तो उसके लिए इसने क्या किया था? एक अलग से विभाग की स्थापना करी थी, ठीक है। तो अगर इसने जो है विभाग की स्थापना की तो इसने कुछ अनुवाद भी करवाया होगा, है ना। तो अनुवाद की बात कर लेते हैं। इसका एक हम एग्जांपल देते हैं आपको कि जो अबुल फजल था ना, अबुल फजल की बात करें तो इसने क्या किया? अबुल फजल ने, एक विष्णु शर्मा थे लेखक, इनकी एक कहानी थी, इसका नाम था पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्र ये कहानी संग्रह था एक, पंचतंत्र। ये किसके इसके रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने लिखी थी, है ना, विष्णु शर्मा। तो इसका इसने क्या किया? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। किसका क्या किया? फारसी में अनुवाद किया। और किस नाम से किया था? इसका जो अनुवाद किया था वो किया था इसने अनवर ए सुलेही नाम से। किस नाम से? अनवर ए सुलेही नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनुवाद किस नाम से? अभी क्या बताया था मैंने? अभी बताया था आपको अनवर ए सुहेली। क्या बताया था? अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली। सुहेली है, ये सहेली मत करते हैं इसको, है ना। अनवर ए सुहेली नाम से। देखो अकबर के टाइम पे एक अनुवाद विभाग था। अनुवाद विभाग का काम क्या होता था? जैसे मान लो कोई पुस्तक है किसी और भाषा में है यानी हिंदी में है तो उसको किसमें कन्वर्ट करना है? फारसी भाषा में। तो ये सबसे पहले काम किसने किया था? अबुल फजल ने किया था, ठीक है। पंचतंत्र कहानी थी विष्णु शर्मा की, फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से किया? अनवर ए सुहेली नाम से। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। तो आप दोबारा से देख सकते हैं, देखना चाहें तो। मकतब मुगल काल में प्रारंभिक शिक्षा केंद्र होता था ये। मदरसा की बात करें तो ये उच्च शिक्षा केंद्र होता था, ठीक है। शोहरत आम की बात करें तो ये एक विभाग होता था। शिक्षा के केंद्रों का निर्माण कार्य करने का जो है इसका काम रहता था। हुमायूं की बात करें तो शेरे मंडल पुस्तकालय इसने बनवाया था। अकबर की बात करें सभी कार्य इसके टाइम पे फारसी भाषा में होते थे। इसने एक विभाग की स्थापना की जो अनुवाद विभाग होता था, ठीक है। अगर बात करें तो अबुल फजल ने पंचतंत्र कहानी थी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक पुस्तक थी जिसमें कहानियों का संग्रह है ना, तो फारसी में अनुवाद किया अनवर ए सुहेली नाम से। यहां तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ओके। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको पता है आरआरबी के एग्जाम आने वाले हैं तो उसमें ये आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। ये जो क्लास है, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो देखो दारा शिकोह के टाइम पे है ना, दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से 52 जो उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद कराया था। कितने का? 52 का। किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने। दारा शिकोह की बात करें तो इसने क्या करवाया था? सिर ए अकबर नाम से दारा शिकोह ने सिर ए अकबर। ये मैं इसमें बंद कर देता हूं ना, इसको आप ध्यान रखा करें, ये इंपोर्टेंट होता है इसीलिए मैं इसको बंद कर देता हूं कि इस पे आपकी ज्यादा
जो है निगाहें रहें, आप इस पे जरा ध्यान दें। सिर ए अकबर, दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से क्या किया था, 52 जो उपनिषद थे उनको फारसी में अनुवाद किया, अनुवाद करवाया। सिर ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। कितने करवाया था, सबसे ज्यादा इसी ने कराया, दारा शिकोह ने, है ना। सिर ए अकबर नाम से, और कितने थे ये, 52 उपनिषद थे जिनका जो है अनुवाद करवाया, है ना, कराया। तो दारा शिकोह की बात करें तो इसने क्या है, भगवत गीता का भी अनुवाद कराया था, भगवत गीता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए तो औरंगजेब की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, जेबुनिसा, है ना। औरंगजेब की पुत्री जिसका नाम क्या था, जेबुनिसा। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की पुत्री क्या था इसका, जेबुनिसा। औरंगजेब की पुत्री इसका नाम क्या था, जेबुनिसा नाम था इसका, है ना। और इसने क्या किया था, बैतुल उल उलूम नाम से एक पुस्तकालय और एक विद्यालय बनवाया था इसने, है ना। तो औरंगजेब की पुत्री थी, इसका नाम था जेबुनिसा। इसने बैतुल उल उलूम, बैतुल उल उलूम, बैतुल उल उलूम, इसको भी आप ध्यान रख लेना, है ना। बैतुल उल उलूम नाम से पुस्तकालय एवं किसका निर्माण कराया, पुस्तकालय एवं विद्यालय का निर्माण करवाया। इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। पुत्री कौन थी औरंगजेब की, जेबुनिसा। बैतुल उल उलूम नाम से, किस नाम से, बैतुल उल उलूम नाम से पुस्तकालय और विद्यालय का इसने निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, उस टाइम की अगर विदुषी महिलाओं की बात करें, विदुषी महिलाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, विदेशी महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले गुलबदन बेगम की भी चर्चा करेंगे। इसने हुमायूंनामा लिखा था, है ना, और ये हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम। ठीक है, आगे अगर बात करें विदेशी महिलाओं के बारे में तो माहम अनगा, कौन थी, माहम अनगा। महान अनुआ की बात करें तो क्या, नूरजहां, कौन थी, और आगे नूरजहां। नूरजहां के बाद बात करें तो कौन, जेबुनिसा। अभी नाम आया था, जेबुनिसा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। विदुषी महिलाओं की बात, गुलबदन बेगम, माहम अनगा, नूरजहां, जेबुनिसा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अगर बात करें पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, किसके टाइम पे कौन कौन सी किताबें यानी पुस्तकें, रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं होना है, अब क्या करना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, हर वीडियो को बारीकी से देखना है। ठीक है, और इस टाइप से पढ़ना है कि आपको लगभग इसमें लेक्चर में ही याद हो जाए, है ना। और जैसे मैं बोलता हूं, 2 बार बोलता हूं, तो आप भी एक बार जरूर अपने जो है बोला करें,
जब तक आप खुद से नहीं बोलेंगे ना तब तक आपके जाएगा नहीं माइंड में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पहले देखने में टाइम निकाल दिया फिर लिखने में और लास्ट में चल के याद किया ही नहीं। ठीक है, तो आप अभी से इतना ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक बार और देख लेना हो जाएगा काम, या एक बार लिख लेना, इसके स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट को एक बार और देख लेना, पढ़ के देख लेना, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। पुस्तक, ठीक है, पुस्तक की अगर बात करें हम तो सबसे पहले बाबर के बारे में बात करेंगे। बाबर है ना, बाबर के बारे में बात करें तो इसके टाइम इसने क्या आत्मकथा लिखी थी? आत्मकथा किस नाम से? बाबरनामा नाम से, बाबरनामा। ठीक है, इसने खुद ने लिखी थी बाबरनामा। ठीक है, आगे बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के टाइम पर क्या हुआ था? हुमायूं के टाइम पर हुमायूं नामा लिखी गई। क्या लिखी गई? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके टाइम पे और भी किताबें लिखी गई थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हुमायूं नामा हो गई आपकी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो क्या? तारीख रशीदी। क्या बात करेंगे? अगली कौन है? तारीख रशीदी। तारीख ए रशीदी। तारीख रशीदी की अगर बात की जाए तो तारीख रशीदी के बारे में बात करें, किसने लिखी थी? मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी? मिर्जा हैदर दोगलत। किसने लिखी है? मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगली पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कौन सी है? कानून ए हुमायूनी। ये कौन है? एक कौन सी है? कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी, ठीक है। ये किसने लिखी? अगर इसकी बात करें तो ये लिखी थी खोंद ने। किसने? खोंद अमीर ने। खोंद अमीर ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे कौन सी है? वाक्या ए वाक्या उल तजकिरात। आगे कौन सी है? वाक्या उल तजकिरात, है ना। ये किसने लिखी है? तो वाक्या उल तजकिरात। वाक्या उल तजकिरात। चलिए वाक्या उल तजकिरात के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये किसने लिखी? जौहर आफ्ताबची ने लिखी थी, है ना। जौहर आफ्ताबची, ये इसने लिखी थी, ठीक है। और ये जौहर आफ्ताबची कौन था? ये हुमायूं का नौकर था। लिखना चाहें तो लिखें। ये कौन था? ये हुमायूं का नौकर था। किसका नौकर था? ये हुमायूं का नौकर था, ठीक है। तो ये बाबर की बात करें तो इसके टाइम पे बाबर ने आत्मकथा लिखी अपनी, बाबरनामा नाम से। हुमायूं की बात करें तो हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी। आगे इसकी बात है तारीख रशीदी। ये किसने लिखी? मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी। कानून ए हुमायूनी, ये किसने लिखी? खोंद अमीर ने लिखी। वाक्या उल तजकिरात, ये किसने लिखी? जौहर आफ्ताबची ने लिखी थी। और ये कौन था? हुमायूं का नौकर था। ये क्या था? ये हुमायूं का नौकर था, ठीक है। वैसे ही पूछा नहीं जाता कौन किसका नौकर था। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा किसका? मुगल साम्राज्य का, है ना। क्योंकि इससे पहले प्रशासन करा दिया हमने, अब प्रशासन की शिक्षा रह गई थी। ये मुगलकालीन शिक्षा रह गई थी, कौन कौन सी पुस्तक किस किसने लिखी थी। तो ये मैं आज करा दे रहा हूं। इसके बाद आगे जो टॉपिक कराएंगे वो कौन सा कराएंगे? शेरशाह सूरी नाम से एक रह गया था, मैंने बताया था, ठीक है, हुमायूं के टाइम पर। तो उसके बारे में बात करेंगे फिर।
लेकिन फिलहाल देख लेते हैं अकबर के टाइम पर देख लेते हैं पुस्तकों, कौन कौन सी पुस्तक लिखी अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम की अगर बात करें तो अकबरनामा, सबसे पहली की बात करें क्या है अकबरनामा। अकबरनामा की बात करें तो किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी, अबुल फजल ने। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अकबरनामा की रचना किसने की, तो आपको क्या करना है अबुल फजल उसमें टिक करना है, अबुल फजल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात की तो आगे क्या है तबाकात ए अकबरी। क्या है तबाकात ए अकबरी, तबाकात, तबाकात ए अकबरी। तबाकात ए अकबरी की बात करें तो ये किसने लिखी है, तो इसकी बात करें तो ये लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। किसने लिखी है, निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद किसने लिखी है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है ना। तबाकात ए अकबरी किसने लिखी, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। ये नाम ऐसे हैं, इसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, तब जाके ये आपके माइंड में फिट हो पाएंगे, है ना। तो आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अकबरनामा हो गया, तबाकात ए अकबरी हो गया। इसके बाद बात करें तो इसके बाद अगला कौन सा, तोहफा ए अकबरी। तोहफा, तोहफा, तोहफा ए अकबरी, तोहफा ए अकबरी। तोहफा ए अकबरी की अगर बात की जाए तो तोहफा ए अकबरी क्या है, इसकी रचना किसने की है, इसको किसने लिखा है, तो अब्बास खान ने इसको लिखा है। किसने लिखा है, अब्बास खान। अब्बास खान किसने लिखा है, ये अब्बास खान ने लिखी है ये रचना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी चौथी रचना की बात करें, वाक्या ए मुस्तफी। क्या है, वाक्या ए मुस्ताफी, वाक्या ए मुस्ताफी। वाक्या ए मुस्ताफी की बात करें तो ये किसने लिखी है, मुस्ताफी ने लिखी है ना। इससे सीधा सीधा लिंक हो जाएगा यहाँ पे मुस्ताफी, मुस्ताफी। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर होता है आपका अकबर। तो अकबर ने कौन कौन सी, अकबर के टाइम पे कौन कौन सी पुस्तकें थी, अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। ठीक है, तबाकात ए अकबरी ये किसने लिखी, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। तोहफा ए अकबरी ये किसने लिखी, अब्बास खान ने। वाक्या ए मुस्तफी, वाक्या ए मुस्ताफी किसने लिखी, मुस्ताफी ने लिखी। ठीक है, अब बात करें इसके जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। जहांगीर, चलिए तो जहांगीर के बारे में अगर बात करें तो जहांगीर टाइम पे कौन सी थी, तुजुक ए जहांगीरी। इसके टाइम पे कौन सी थी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक, तुजुक ए, इसके टाइम पे कौन सी थी, तुजुक, तुजुक ए तुजुक ए जहांगीरी। ये क्या थी, आत्मकथा थी। क्या थी ये, आत्मकथा। अब आत्मकथा है तो आप समझ गए किसने लिखी होगी ये, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी, ये जहांगीर ने। इसके लेखक कौन थे, जहांगीर। ठीक है, ये होता है। इसके बाद बात करें किसी शाहजहां की बात करेंगे, है ना। तो शाहजहां की अगर बात करें तो ये आपको हो गया होगा, है ना। जहांगीर के नाम पे तुझे जहांगीरी किसने, ये आत्मकथा है, किसने लिखी है, जहांगीर। आत्मकथा इंसान स्वयं ही लिखता है, ठीक है, और कोई और लिख दे तो उसको जीवनी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इस आगे बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के बारे में अगर बात करें तो पातशाहनामा किस नाम से है, शाहजहां के टाइम पर जो थी रचनाएं थी किस नाम थी, पातशाहनामा के नाम से, है ना। तो उसके 3 भाग थे, पातशाहनामा फर्स्ट, पातशाहनामा सेकंड और पातशाहनामा थर्ड। ठीक है, इसके अलग अलग लेखक थे, उनके मैं अभी आपको नाम बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। एक एक ये जितनी भी पुस्तकें हैं इनको बार बार आपको करना है, नहीं सब मुस्तफी मुस्तफी पता नहीं चलेगा
कौन सी टॉफी कौन सा क्या है ना। तो चलिए, शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां की बात कर लेते हैं। तो इसके टाइम पातशाह नामा, पातशाह, पातशाह नामा फर्स्ट, ठीक है। पातशाह नामा फर्स्ट की अगर बात करें तो ये किसने लिखी है पातशाह नामा फर्स्ट? अब्दुल अमीन कजबीनी। किसने लिखी है? किसने लिखी है? अब्दुल अमीन कजबीनी। अब्दुल अमीन कजबीनी। इसका एक और भाग है पातशाहनामा। पातशाहनामा सेकंड, पातशाहनामा सेकंड। ये इसकी बात करें तो ये किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने लिखी है ये? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। इसके बाद एक और बात करते हैं पातशाहनामा। पातशाहनामा थर्ड। अगर पातशाहनामा थर्ड की बात करें तो ये किसने लिखी है? अब्दुल वारिश ने। किसने लिखी है? अब्दुल वारिश। अब्दुल वारिश, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, देखो सब में अब्दुल आ रहा है। तो पातशाहनामा फर्स्ट अब्दुल अमीन कजबीनी, पूरा नाम याद रखेंगे इसमें, या लास्ट वाले नाम जो है उनको याद रखेंगे, है ना। क्योंकि अगर आप पहले पहले नाम से देखेंगे तो सब में अब्दुल आ रहा है ना। अब्दुल पातशाहनामा द्वितीय की बात करें तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। और पातशाहनामा तृतीय की बात करें तो अब्दुल वारिश, ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं किसी औरंगजेब के बारे में। तो चलिए औरंगजेब के बारे में बात कर लेते हैं। औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी अगर पहली पुस्तक की बात करें इसके टाइम की तो वो कौन सी है? नुस्खा ए दिलखुश। क्या है? नुस्खा ए दिलखुश। नुस्खा ए दिलखुश, ठीक है। अगर नुस्खा ए दिलखुश की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है? भीमसेन। इसके लेखक कौन है? भीमसेन, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी पुस्तक की बात करें कौन से? फतूहत, है ना। नाम कुछ ऐसे बड़े, क्या बताएं, मतलब नाम ऐसे हैं, ये सब फारसी नाम है, ठीक है। तो क्या है? फतूहत ए आलमगीर। क्या है? फतूहत ए आलमगीर। फतूहत ए आलमगीर। फतूहत ए आलमगीर। अगर इसकी बात करें तो ये किसने लिखी है? ईश्वर दास ने लिखी है। किसने लिखी है ये? ईश्वर दास। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? कानूनों का संग्रह। इसके टाइम पर एक कानूनों का संग्रह था, हालांकि एक पुस्तक नहीं थी, लेकिन एक कानूनों का संग्रह था। इसमें कानून लिखे हुए थे, है ना। तो कानूनों का संग्रह, कानूनों का संग्रह। कानूनों के संग्रह की बात करें तो इसको क्या कहा जाता? फतवा ए आलमगीर। क्या? फतवा ए आलमगीर कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? फतवा ए आलमगीर। कुत्ते चिल्ला रहे हैं और जो है क्या है, एक शादी भी है तो डीजे का आवाज आ रहा है। वैसे आ रहा नहीं होगा, उन्हें सब कुछ बंद कर रखा है, पूरा लॉक कर रखा है। आलमगीर मतलब 11 बज रहे हैं फिर भी मतलब लोगों को साउंड सिस्टम मतलब क्या होता है यार, चलाने से फुर्सत नहीं है। अरे कम से कम 11 बज रहे हैं, आराम से सोना चाहिए। तो फतवा ए आलमगीर क्या है? फतवा ए आलमगीर नाम से क्या था? कानूनों का एक संग्रह था। इसको क्या बोलते हैं? फतवा ए आलमगीर इसको कहा जाता था। फतवा ए आलमगीर कहा जाता था, ठीक है।
तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जितनी भी पुस्तकें थी, जितनी भी शिक्षा के केंद्र थे इसके, वो हमने आपको करा दिए हैं। अब आपका मुगल साम्राज्य में से कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर था किसका, मुगल साम्राज्य का, ठीक है। इसके बाद क्या कराएंगे हम, शेरशाह सूरी कराएंगे। तो आप देखना ना भूलें हमारी अगली वीडियो को। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो इसको आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इससे पहले की जितनी वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर दे सकते हैं। चाहे वो हमारी मैथ की वीडियो हो और चाहे वो हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास हो। ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत सारी ट्रिक करा दी है अब तक, उन्हें आप देखते रहें, ठीक है। उससे क्या होगा कि ट्रिक देखने से 5-5 मिनट की वीडियो है, आराम से देख लोगे। एक दिन में अगर 4 भी देखोगे तो ही उसको आप बहुत जल्दी देख लोगे एग्जाम से पहले। तो आई होप ये सब आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।